हेलो नमस्ते। आप सबका मेरी पाठशाला में स्वागत है। आज से हम क्लास 10 की हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर 1 करेंगे और इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में आपको समझाऊंगी क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी लेंदी होती है इसलिए, और बहुत बोरिंग हो जाएगा अगर मैंने एक ही में बहुत लेंदी वीडियो बना दी तो इसलिए मैं इसको 3 पार्ट्स में लेके आऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट चैप्टर से, पार्ट 1, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर की हेडिंग से आपको 2 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म और दूसरा यूरोप क्या है। तो पहले हम समझते हैं नेशनलिज्म होता क्या है। तो नेशनलिज्म बेसिकली एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है, मतलब सब लोगों की सेम आइडेंटिटी होना और उन लोगों में एक बिलोंगिंग होना, एक दूसरे के साथ रहने की मतलब चाह होना, क्योंकि उनके कॉमन ट्रेट्स हैं, क्योंकि उनके पास कॉमन लैंग्वेज है, कल्चर है, हिस्ट्री है। तो कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं एक नेशन स्टेट बने जिसको हम शिफ्ट करें मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ। मोनार्की इज रूल ऑफ द किंग, मतलब वहां पर जो भी चीजें होती हैं वो किंग के रूल के अकॉर्डिंग होती है, जो किंग कहता है वही होती है। और डेमोक्रेसी एक ऐसी काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है जो लोगों के हित में चलती है और लोगों के हिसाब से चलती है। इसके लिए लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आनी जरूरी है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आनी जरूरी है, जिसके जिसके कारण वो एक नेशन स्टेट को बिल्ड करना चाहते हैं। सेकंड जो मैंने आपको कहा वो है यूरोप। यूरोप बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है, ना कि कंट्री। यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे फ्रांस, जर्मन, इटली। तो नेशनलिज्म जब हम यूरोप में पढ़ रहे हैं तो हम बहुत वाइड एरिया में पढ़ रहे हैं, मतलब हम पूरे कंट्री, मतलब एक कंट्री ही नहीं, हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर वेरियस कंट्रीज आएंगी, उनकी अपनी अपनी नेशनलिस्टिक स्ट्रगल होगी, जैसे उन्होंने अपने नेशन स्टेट को मोनार्की से फ्री कराया होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, जिसकी स्टार्टिंग होती है फ्रेडरिक सोर्यू की एक पेंटिंग से, जो उन्होंने 1848 में दी थी। ये पेंटिंग बेसिकली उनका ड्रीम है, जो वो चाहते हैं कि ऐसी एक सोसाइटी बनी जो डेमोक्रेटिक हो और सोशली रिपब्लिक हो। ये एक उटोपियन सोसाइटी है। पहले आप समझ लीजिए उटोपियन क्या होता है। उटोपियन बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी होती है जो आइडल सोसाइटी होती है, जैसी सोसाइटी बननी चाहिए। मतलब ऐसी कोई रियल एग्जिस्टिंग सोसाइटी नहीं होती, ये एक इमेजिनरी सोसाइटी होती है, बिल्कुल आइडल, जिसके अंदर सब कुछ बहुत अच्छा हो। ये एक ऐसी सोसाइटी होती है। इस पेंटिंग, एक आपकी बुक देखिए, आप चैप्टर के अंदर एक पेंटिंग दी गई होगी, उस पेंटिंग के अंदर उन्होंने 4 चीजें बताई हैं। इस पेंटिंग के अंदर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाया गया है, जो सिंबलाइज कर रहा है लोगों का डिजायर फ्रीडम और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए। उन्होंने पहले बात ये कही है कि जो भी पीपल हैं, मतलब लोग हैं यूरोप के और अमेरिका के, चाहे वो मर्द हो या मतलब औरत हो, मेन और विमेन, सब सारी एजेस के, सारे सोशल ग्रुप्स के, सारे क्लासेस के मार्च कर रहे हैं उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ, क्योंकि वो लोग ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि उनके अंदर एक डिजायर है कि उन्हें फ्रीडम चाहिए और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस चाहिए, लोगों वाली सरकार चाहिए। लोकतंत्र होता है, इसलिए डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग। दूसरी चीज, जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो 2 सिंबल्स दे रही है। ये एक फीमेल फिगर मानी गई है और ये इस शिफ्ट को रिप्रेजेंट करती है कि हमें मोनार्की, मतलब रूल ऑफ द किंग, से डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द पीपल की तरफ जाना है। इसमें आप देखिए उनके हाथ में एक टॉर्च है जो एनलाइटनमेंट की है। एनलाइटनमेंट मतलब लोगों को नॉलेज देना। वो उनको डार्कर साइड दिखा रही है जो एब्सोल्यूटिज्म की है, जो मोनार्की की है, कि हमें उससे दूर जाना है और एक डेमोक्रेटिक फाउंडेशन लेके आनी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री लानी है। और दूसरा, उनके हाथ में एक चार्टर है जो कि है राइट्स ऑफ मैन का, मतलब एक इंसान के पास कुछ राइट्स होने चाहिए, उनके पास इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब समानता होनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। तीसरी चीज वो बात करते हैं द एंड ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर एक मोनार्क हो, किंग हो, जिसका शासन चल रहा हो, जो एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहा हो, जो सिर्फ अपनी इच्छा लोगों पे थोप रहा हो, वो अपने हिसाब से अपनी कंट्री को चला रहा हो। वो ऐसी चीज को खत्म करना चाहते हैं, ऐसी एब्सोल्यूटिज्म को खत्म करना चाहते हैं। और ये बेसिकली क्या है, वो डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं उन सिद्धांतों को, उन प्रिंसिपल्स को खत्म करना चाहते हैं। जो ऑपरेसिव स्ट्रक्चर है पावर का, ऑपरेसिव मतलब जो लोगों के ऊपर, आप समझ रहे हो कि जैसे एक किंग है, वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा ऑपरेसिव है अपनी प्रजा के लिए, तो उसकी पावर बहुत ऑपरेसिव है, उसके पास पावर है, इसलिए उसके पास ये क्षमता है कि वो लोगों के ऊपर अत्याचार कर पा रहा है। इस चीज का एंड की बात करी गई है।
तीसरी बात कही गई है नेशन स्टेट्स एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बेसिकली भाईचारा होता है कि हमें उसकी भावना के साथ रहना है। इसके अंदर आप पिक्चर में देखिए ऊपर जो जैसे सेंट्स, एंजल्स और क्रिस्ट को दिखाया गया है, वो ये दर्शा रहा है कि वो ऊपर से देख रहे हैं और सिंबलाइज कर रहे हैं कि हमें एक नेशन बनाना है जिसके अंदर ब्रदरहुड की भावना हो। अब हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो 1789 में आया है। ये एक पहला और क्लियर एक्सप्रेशन था जो नेशनलिज्म को दिखाता है। इसके अंदर दिखाया गया है कैसे एब्सोल्यूट मोनार्की से पावर शिफ्ट हो रही है सिटीजन्स की तरफ। मतलब एक किंग के पास जो पावर है वो अब सिटीजन्स के हाथ में आ रही है कि वो अपने आप को खुद से रूल कर सकते हैं। अब जो हमारा नेशन है उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? अगर कोई भी एक नेशन बना है तो उसके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने दो आइडियाज दिए हैं। आइडिया ऑफ ले पार्टे मतलब एक द फादरलैंड, और दूसरा ले सिटोयन मतलब द सिटीजन। सिटीजन्स की बारे में, उनके इक्वल राइट्स के बारे में बात करी गई है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन देगा। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया है, एक रूल बुक को कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री गवर्न होती है। सिंबलिज्म, उन्होंने बताया कि हमारा जो नेशन होगा वो कुछ सिंबलिज्म मतलब उसको दर्शाने के लिए एक सिंबल भी तो चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया जो फ्रेंच का नया फ्लैग होगा, और वो जो रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था मतलब मोनार्कियल फ्लैग था उसको हटा के ये एक ट्राई कलर 3 कलर वाला फ्लैग को लाया गया। और उसके बाद जो वहाँ की स्टेट्स जनरल थी उसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया, जो लोगों के द्वारा चुनी गई थी। ये एक ऐसी असेंबली थी। उसके बाद जो सेंट्रलाइजेशन थी, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर एक ही के हाथ में होना। उस सेंट्रलाइजेशन के अंदर जितनी भी मतलब अलग अलग ड्यूटीज लगाई जा रही थी उन सबको अबॉलिश कर दिया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया कि हर एक इंसान के ऊपर सेम सिस्टम लगेगा। इसके अंदर एग्जाम्पल वेट्स एंड मेजर्स का दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक स्टैंडर्ड वेट बना लिया कि केजी के अंदर ही ये चीज़ नापी जाएगी तो वो केजी में ही हो गया, वो एक स्टैंडर्ड कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज की। जितनी भी वहाँ पर डायलेक्ट्स थे मतलब छोटी मोटी रीजनल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स थे, अलग अलग बोली थी, वो सारी चीज़ें थी, उनको डिस्करेज करा गया, उन्हें कम किया गया और फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया पूरे नेशन के लिए। अब हम बात करते हैं द नेपोलिक कोड की, जिसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। इसके अंदर जो ये आए थे नेपोलिक, इन्होंने कुछ अपना लीगल सिस्टम मतलब एक बेसिकली उन्होंने अपने कुछ लॉज दिए थे लोगों को कि ऐसे ऐसे हमारी सोसाइटी रूल करेगी और हम ऐसे ऐसे रहेंगे। उन्होंने ऐसा रूल करना चालू किया था जिस रूल के अंदर उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी थी। उनके अकॉर्डिंग उनकी जो प्रजा थी उसके अंदर इक्वालिटी होगी, जितने भी लोग हैं सब समान होंगे, वो चाहे किसी भी जाति में पैदा हुए हों, किसी भी सोशल स्टेटस के क्यों ना हो, वो लॉ के सामने इक्वल हैं। प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए लोगों को कि लाइक आपके पास राइट है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। बेसिकली जिसके पास पैसा है वो जाके प्रॉपर्टी खरीद लो, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्रिविलेजेस को कम किया गया, खत्म किया गया। जैसे किंग है, किंग के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होंगी, सबको एक समान रखा जाएगा। फिर उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाई जिनके अंदर उन्होंने बात करी गई फ्यूडलिज्म को अबॉलिश करने की। बेसिकली जो टैक्सेस पे करे जा रहे थे उनको खत्म करने की, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस की, जो भी आपकी ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें कम किया जाएगा और फ्री कंपटीशन दिया जाएगा प्रोडक्शन के अंदर। और उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स होगा और एक कॉमन नेशनल करेंसी होगी जो पूरा कंट्री यूज करेगी और इजीली मूवमेंट हो पाएगी गुड्स की एक जगह से दूसरी जगह पे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव चीजें भी थी। नेपोलिक ने सब कुछ अच्छा नहीं किया था, वो ये सब करके लोगों का दिल तो जीत रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी थे। अब देखो वो ये तो चाहेगा नहीं कि उसकी पावर कोई और ले ले, तो इसलिए उसने कोई पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं दिए। मतलब लोगों के पास ये राइट ही नहीं था कि वो अपने लीडर को खुद इलेक्ट कर सके। दूसरा, उन्होंने जो टैक्सेशन था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। लोगों के ऊपर जो कर देना होता था लोगों को, बेसिकली अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसका आपको कुछ पार्ट टैक्स के रूप में देना पड़ता है। जैसे हम अभी भी इनकम टैक्स भरते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, वैसे ही उस टाइम पे भी टैक्स देना पड़ता था। तो उन्होंने वो टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तीसरा, उन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप का मतलब है कि उनकी इजाजत के बिना कुछ भी चीज न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में कुछ भी नहीं छप सकता, जब तक वो ना कहें कुछ भी चीज नहीं छपेगी। ये चीज हुई वहाँ।
अब हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में ये नेशनलिज्म कैसे फैला। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, फ्रांस यूरोप का एक पार्ट था। अगर वहाँ नेशनलिज्म बढ़ा तो लोगों ने चाहा कि ये चीज़ पूरे यूरोप में क्यों ना फैले, वो भी अपना नेशन क्यों ना बनाए, वो नेशनलिज्म की भावना से क्यों दूर रहे, वो मोनार्की से क्यों ना दूर हो, वो भी डेमोक्रेटिक रूल क्यों ना लाए। तो इसके लिए जो हमारी बुक के अंदर हमें चीज़ें दी गई हैं, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। जिसके अंदर पहली चीज आती है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। बेसिकली न्यू मिडिल क्लास का राइज हुआ, उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा एरिस्टोक्रेसी क्या होता है। एरिस्टोक्रेसी एक ऐसा बेसिकली ग्रुप था जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट क्लास था, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली सोशली डोमिनेट कर रहा था। उनकी एक लैंग्वेज थी फ्रेंच, वो उसी को बोलते थे। वो एक हाई सोसाइटी थी, वो आपस में ही शादी करते थे और अपने आप को सुपीरियर मानते थे अदर क्लासेस से। उस टाइम पे बेसिकली दो ही तरीके की क्लासेस थी, एक एरिस्टोक्रेसी जो बहुत हायर क्लास थी और पीजेंट्स जो बहुत गरीब थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जब ग्रोथ हुई टाउन्स की, टाउन्स बढ़े, तो इमरजेंस होती है न्यू मिडिल क्लास की, जिसके अंदर आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स जैसे लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि वो बहुत एजुकेटेड थे और वो चाहते थे कि कंट्री के अंदर एक यूनिटी आए और जो ये एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो ये एरिस्टोक्रेसी वाली पॉपुलेशन है, उनको जो ये प्रिविलेज मिल रही है ये बंद हो जाए और सबको इक्वालिटी दी जाए। अब हम बात करते हैं व्हाट लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर। पहले आप समझिए लिबरल क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका जो वर्ड था लिबर, जिसका मीनिंग है फ्री, मतलब आजादी, इंडिविजुअल स्टेट को फ्री करना, उसको हम कहते हैं लिबरलिज्म। इस लिबरलिज्म को हम तीन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और लीगल इक्वालिटी। फर्स्ट पॉलिटिकली। पॉलिटिकली के अंदर हमने लिबरलिज्म की बात इस कॉन्टेक्स्ट में कही है कि हमें एंड करनी है एरिस्टोक्रेसी की, जो प्रिविलेज क्लास है उसे हटाना है और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लानी है पार्लियामेंट के थ्रू। उसके बाद इकोनॉमिकली, इसके अंदर फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात करी गई है कि जो भी मार्केट है वो फ्री होनी चाहिए, जो स्टेट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है वो नहीं होनी चाहिए, जो मूवमेंट है गुड्स की वो फ्री होनी चाहिए। इसी का जो मतलब रिजल्ट हुआ वो हुआ कि एक कस्टम यूनियन बन के आया 1834 में, जिसका नाम था सॉरी, हाँ जी, तो जिसका नाम था जोल्वेरियन, जिसने अबॉलिश कर दिए सारे टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर बेसिकली जो टैक्सेस लगाए जा रहे थे उनको खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं थर्ड की, जो कि है लीगल इक्वालिटी। इसका मतलब है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब लोगों को लॉ की नजरों में समान मानना। लॉ के सामने कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी सेक्स का हो, उस इंसान को हम इक्वल दर्जा देंगे। लॉ के सामने कोई भी अलग नहीं है, सबको इक्वालिटी दी जाएगी। लेकिन यूनिवर्सल सफरेज, मतलब जब इलेक्शंस की बात आती है, राइट टू वोट की बात आती है, तो ये इक्वालिटी नहीं दी गई थी। इनिशियली जो यूनिवर्सल सफरेज का जो चीज थी, मतलब राइट टू वोट था, वो यूजुअली स्टार्टिंग में सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्हीं को दी गई थी। अब हम बात करते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म, जो कि आया आफ्टर 1815। देखो यार, कंजर्वेटिज्म को आप ऐसे समझ लीजिए, जो हमने लिबरलिज्म पढ़ा है वो उसका उल्टा है। कंजर्वेटिज्म मतलब बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव सोच, ट्रेडिशनल सोच, जो ये इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट और सोसाइटी के, वो मोनार्की के ऊपर, चर्च के ऊपर, सोशल हायरार्कीज, मतलब नीचे सबसे गरीब, उसके ऊपर थोड़े अमीर, उसके ऊपर अमीर, सबसे ऊपर किंग, ऐसे होना चाहिए। प्रॉपर्टी राइट्स स्पेसिफिक लोगों को देना चाहिए। ये सारी चीजों की बात करता है हमारा कंजर्वेटिज्म का मेथड। उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ वेना होती है, जिसके अंदर मोनार्की को रिस्टोर करने की बात करी गई होती है, जो ओवरथ्रो कर देता है नेपोलियन, और एक नए कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप के अंदर इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। इसके अंदर भी वो सेंसरशिप लगा देते हैं, जो मैंने पहले आपको कहा था कि मतलब कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं सुनते, ये अपने बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनते, ये अपनी मर्जी से बताते हैं कि आप न्यूज़पेपर, बुक्स और प्लेस के अंदर क्या चीज़ बता सकते हो और क्या नहीं बता सकते। आई होप आपको इतना चैप्टर समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।